हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है सबको? एवरीवन कैन हियर मी? यस, गुड इवनिंग। दिख रहा है ना सबको अभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। इन 2 मिनट्स विल स्टार्ट। 2 मिनट रुक जाओ। आ गए क्या? आई कैन सी ओनली 19 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो ज़्यादा है, सिर्फ 19 क्यों? देयर आर मोर देन 20। बाकी लोग कहाँ गए? ऑनलाइन है तो घर पे मज़े कर रहे थे एकदम। किसी को कुछ डाउट है तो तब तक पूछ सकते हो। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? कुछ पूछना हो? आज मैंने क्या बोला था डिस्कस करने के लिए? मैंने सोचा था कि कुछ ज्योमेट्री का डिस्कस करेंगे, राइट? हाँ, चलो तो स्टार्ट करें। तुम्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स वो सब आता है ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है शायद, वो तो बेसिक्स आता है। तो कॉन्ग्रुएंसी की टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले। हाउ मेनी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज आर देयर? कॉन्ग्रुएंसी की कितनी टेस्ट होती है? 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो मैं फोकस करूंगा सबसे पहले ट्रायंगल्स पे। चलो बताओ, कॉन्ग्रुएंसी की टेस्ट से बताओ। पहले ट्रायंगल्स पे फोकस करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ट्रायंगल्स। 3 टेस्ट लिखी है इसमें, एक ही टेस्ट बोला है तो अमन ने। सौम्यश्री ने लिखा है 3 टेस्ट, ASA, SAS एंड साइड टेस्ट। अच्छा, और वो धीरे धीरे याद याद करके लिख रहा है। ओ RHS भी आ गया। तुम नंबर बता देते मेरे को समझ में आ जाता। 4, अभी तक मेरे को 4 दिखा है। अरे SSA टेस्ट कोई नहीं होता बेटा। मिस कुलकर्णी मानसी, मिस मानसी कुलकर्णी, SAA कोई टेस्ट नहीं होता है ना? तो अगर अपने को लग रहा है कि SAA कोई टेस्ट होता है तो वी आर रॉन्ग। बहुत कुछ बताया तुमने, इंटेलिजेंट हो यार। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है किसी भी फिगर का सेम साइज और सेम शेप होगा ना, तो दो फिगर का अगर साइज और शेप दोनों सेम है तो तब उसको अपन कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी। फटाफट इसका बस आउटलुक लेंगे, ज़्यादा दिमाग में लगाएंगे। तो
सेम शेप एंड साइज, ऐसा लिख लेता हूँ। फिगर्स हैविंग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात कर रहा हूँ, तो आई कैन से फिगर्स हैविंग जस्ट अब उसने लिखा, उन्होंने सही लिखा ना तूने? हाँ ठीक है। सो फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज, वो होता है सेम शेप एंड साइज, उसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब ये तो ट्रायंगल्स में अपन ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, तो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ट्रायंगल्स को कैसे बताएंगे? फॉर दैट हैव बेसिक 5 टेस्ट। ठीक है। सो लिख लिया मैंने, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये टेस्ट का प्रूफ क्या होता है वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो, मैथमेटिकल प्रूफ भी पॉसिबल होता है, बट बहुत सारे ट्रायंगल्स को कंसीडर करने के बाद वो टेस्ट डेवलप हुआ, ये बोल सकते हो। तो फर्स्ट टेस्ट इज साइड एंगल साइड टेस्ट, फुल फॉर्म सबको पता होगा, तो आई वुड राइट ओनली SAS। तो SAS का मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। फिर होता है एंगल साइड एंगल टेस्ट, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड साइड 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 टेस्ट, या एंगल एंगल साइड लिखा मैंने, देन साइड साइड साइड, एंड देन देयर इज RHS, राइट हाइपोटेनस टेस्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। किसी ने लिखा था SAA ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, सो बी केयरफुल, SAA कोई टेस्ट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो तुमने 9th में जब भी तुमने पढ़ा होगा, 9th 10th में मोस्टली पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ लेते थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंसी को। तो दीज आर द 5 बेसिक टेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ए का मतलब एंगल होता है। अब जैसे साइड एंगल साइड की बात करेंगे, तो साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है कि साइड्स एंड उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो ये एंगल की बात होगी, ये एंगल की बात होगी अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलना चाहूँ। ठीक है, सो दीज आर 5 बेसिक टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। RHS का मतलब राइट हाइपोटेनस टेस्ट। अच्छा, RHS में जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है। RHS का मतलब क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए कि हाइपोटेनस बराबर होनी चाहिए, ये हाइपोटेनस बराबर होनी चाहिए। और हाइपोटेनस के अलावा क्या होना चाहिए कि वन ऑफ द अदर साइड्स, मतलब या तो ये साइड या तो ये साइड, तो जैसे अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो विल से दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो इन RHS टेस्ट hypotenuse should be equal and one of the 2 remaining sides should be equal। ठीक है, किसी को कोई इसमें आपत्ति है क्या? मतलब कुछ इसमें और डिटेल में बताना है क्या? हाँ, थोड़ा पहले बेसिक बेसिक कुछ थ्योरम व्योरम बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से। अब तुमने सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो पढ़ा ही होगा, इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर तुमने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी। क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? चलो मैं सबसे पहले कुछ थ्योरम्स लिख लेता हूँ। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल दोस थिंग एवरीवन नोज। राइट एंगल ट्रायंगल, acute angle triangle, obtuse angle triangle, that everyone knows। ठीक है, तो I'll directly come to theorem part, theorems। ठीक है, तो theorems में क्या है? फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले थ्योरम 1 में क्या लिखा मैंने? वही अपना बेसिक, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होता है, इसमें कोई
हमें डाउट ही नहीं है तो होता ही है, क्या करना है इसका, प्रूफ नहीं करेंगे अपन इसका। ठीक है, फिर मैं और एक थ्योरम लिखता हूँ, लेट्स सी कि ये किसको पता है थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम 2 में मैंने क्या बोला कि इफ द बाइसेक्टर्स, ध्यान से सुनना, इफ द बाइसेक्टर्स, अच्छा तुमको बाइसेक्टर्स मीडियन सबको पता है क्या? बाइसेक्टर्स मीडियन सबको नहीं पता होगा ना? एंगल बाइसेक्टर्स एंड मीडियंस सुना है वर्ड्स, एंगल बाइसेक्टर्स एंड मीडियंस सबको पता है? जिसको नहीं पता होगा नहीं बोल देना, ताकि मेरे को समझ में आए, एक भी होगा तो भी बता दो। अरे वाह, सबको पता है। हाँ हाँ पता है, एंगल बाइसेक्टर मीडियम पता है, पता है, पता है, वेरी गुड। चलो तो अभी इसको टेस्ट करते हैं अपन खुद से। इफ द बाइसेक्टर्स, if the bisectors of angles let's say angle ABC, एक मिनट सॉरी, अच्छा स्क्रीन तो ओपन ही है ना, then fine. हाँ, if the bisectors of angles angle ABC and angle ACB of a triangle ABC of a triangle ABC, मैं लिख रहा हूँ ना तो तुम भी साथ में लिखो और फिगर बनाना। ठीक है, ये अपन रिवीजन कर रहे हैं, जितना तुमने 8, 9, 10 में पढ़ा है ना, उसमें से जो जो सीक्वेंशियली पढ़ा हुआ तुमने मोस्टली 9, 10 वाला अपन यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो if the bisectors of angles ABC and angle ACB of a triangle ABC meet at a point, let's say O, meet at a point O, then ये बताओ कि एंगल BOC कितना होगा, एंगल BOC कितना होगा। फिगर बना देता हूँ है ना। अब इसका फिगर अगर हमने बनाया तो फिगर इस तरह से बनेगा, ये मेरा ट्रायंगल ABC। फिर मैंने क्या बोला, बाइसेक्टर्स, किसके बाइसेक्टर्स, देखो ध्यान से, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ एंगल ABC, तो एंगल ABC का बाइसेक्टर ये होगा, फिर एंगल ACB का बाइसेक्टर ये होगा। ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, O पे मीट कर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये बताओ कि एंगल BOC कितना होगा। तो किसने बताया मुझे, हाँ अब हम बोल रहे हैं हाफ ऑफ एंगल A प्लस 90 डिग्री। और कोई भाई, और कोई भी पता है? अरे यार किसी को नहीं पता क्या, फिर क्या मजा, किसी को तो पता होगा, मजा तो है, किसी को नहीं पता। मोस्टली 9th में पढ़ा होगा। सो यहाँ पे एंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, या इसको ऐसा लिख लेते हैं 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, ये होता है एंगल BOC। कब, जब ये बाइसेक्टर्स है, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो है ना। चलो इसका प्रूफ मैं बताऊँ क्या शॉर्ट में, अब देखो को पता नहीं है तो प्रूफ भी बता देता हूँ। कैसे करेंगे, ये बाइसेक्टर होने के कारण ये दोनों एंगल इक्वल, फिर इधर ये बाइसेक्टर होने के कारण ये दोनों एंगल। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट कर ले, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। सो इफ आई कॉल दिस एज एंगल 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, इसको 2 बोला तो ये भी 2 हो जाएगा। अब तुम देख लो यहीं से कि अगर मैं ट्रायंगल ABC में लिखूं, तो ट्रायंगल ABC में मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल B को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, प्लस एंगल C को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ A। और अगर मैं ट्रायंगल BOC में चले जाऊँ, तो ट्रायंगल BOC में क्या लिखोगे, ट्रायंगल BOC में लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू
180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल BOC कितना आ जाएगा, 1+2 की वैल्यू यहाँ से लिख लो, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एंगल BOC कितना दिख रहा है, ये माइनस हाफ उधर जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, और 180 माइनस 90 हो जाएगा प्लस 90। तो ये इन शॉर्ट अपन ने प्रूफ ही कर लिया यहाँ। तो ये याद होना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होता तो आई थिंक एक्सटीरियर एंगल मतलब सॉरी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होते तो, देखो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाए मैंने। अब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाता तो आई थिंक ये 90 माइनस हाफ हो जाता है ना। तो इसी थ्योरम को पता है क्या किसी को, इफ आई से दिस कि चलो अभी मैं लिखूंगा नहीं पूरा, मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। हाँ। अब जैसे मैंने ABC ट्रायंगल में इनको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाया था, अब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये O पे मीट कर रहे हैं। तो अब की बार क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इसको 1, इसको 1, इसको 2 बोलेंगे, तो आई एम सपोज टू फाइंड ये एंगल BOC कितना होगा। सो इन दिस केस एंगल BOC is equal to पता है क्या कितना होगा, तुम्हें पता ही है लेकिन तुम बताना नहीं चाहते, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल, तो ये सेम जैसे मैंने ऊपर वाला प्रूफ किया उसी तरह से ये भी प्रूफ हो जाएगा। ये कब है, ये तब है इफ OB एंड OC आर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। अगर ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, कुछ बोला नहीं। ये दो थ्योरम है, अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम 3 पे आते हैं, ठीक है। थ्योरम 3 क्या पढ़ा आपने, मतलब मैं जो मुझे याद आ रहा है वो लिख रहा हूँ। थ्योरम 3 जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की, द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of, अभी क्वेश्चन करेंगे रूट हम, is equal to the sum of two interior opposite angles, interior opposite angles, ठीक है। तो फिगर में अगर समझा जाए तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल बनेगा कहाँ से। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो ट्रायंगल के बाहर के एंगल की बात होगी, है ना। देखो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि इंटीरियर एंगल का मतलब ये अंदर वाला एंगल है, दिस इज एन इंटीरियर एंगल, दिस इज एन इंटीरियर एंगल, दिस इज एन इंटीरियर एंगल। अब अगर मान लो मैं BC को एक्सटेंड कर दूं, है ना, तो मैंने BC को एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बना, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल। अब अगर मैं, तुम बोल रहे हो सर BC को एक्सटेंड क्यों किया, हम AB को एक्सटेंड करें तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे भी बन सकता है ऐसे, ये भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है, इधर इसको करोगे तो ये भी बन सकता है, कुछ भी एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो।
तो अगर मैं इसकी बात करूं पर्टिकुलरली, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये क्या बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल जो भी बनेगा, जैसे इस केस में एंगल ए सी डी बना, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये एक और ये दूसरा। तो दिस इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। इसको इन अदर वर्ड्स इसको नाम दे देते, इसको 1 नाम दे दिया, ज़्यादा बेटर लगता है, दिमाग में लगा 1 2 3 और इसको 4। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब अगर मैंने इसको 5 नाम दे दिया तो ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 1 और 3 अपोजिट इंटीरियर एंगल एंगल 5 के रिस्पेक्ट में, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो आई थिंक मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, इसको देख के एक और चीज बता सकते हैं हम कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल का, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो भी दो इंटीरियर अपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं उससे तो हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बोली है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा ये अपोजिट इंटीरियर एंगल से तो बड़ा ही होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 1 and angle 4 is also greater than angle 2, ठीक है। तो आई थिंक वो मैंने बस बोल दिया, वो समझ सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब अपन कुछ क्वेश्चन करें, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। कोई अच्छा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन जितना भी मैंने बताया उसके बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है। The question is, in the figure AD is equal to BC, sorry AD is equal to BD is equal to AC, ठीक है। और क्या पता है, and it is given that angle CAE is equal to 75 degree and angle ACD is equal to x degree, ठीक है। So then value of x is, ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर, तो ये A, ये B, ये C और ये D और ये E। चलो फाइंड आउट करके बताओ कि कितना आएगा x का वैल्यू। अच्छा, x मैंने मार्क नहीं किया है, ये x, दिस इज 70। थर्टी डिग्री आनंद ने आंसर बताया है, मोहित ने भी 30 डिग्री, ओके। और भाई किसी का और आंसर आ रहा है क्या? बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे क्या? देखिए भाई इसका सोल्यूशन इजी है वैसे तो मुझे ये एंगल 75 पता है, AD इज इक्वल टू BD इक्वल टू AC। तो ये AD किसके इक्वल है, BD के इक्वल है और ये AC के इक्वल है। तो ये इक्वल होने के कारण क्या होगा कि कुछ एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब वो मैंने बताया नहीं, बट मैंने अज्यूम किया कि तुम्हें पता होगा, आगे बता भी दूंगा,
तो अगर ऐसा है, हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इसके अपोजिट और इसके अपोजिट जो भी एंगल होगा वो इक्वल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, दैट इज इक्वल टू एक्स। इसका रीजन क्या है, एंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब तुम कितने लोगों का आंसर आया, 2-3 लोगों का तो सही होना चाहिए, कर चेक कर लो, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये एक्स हो जाएगा, जो ब्लू में लिख रहा हूँ ये मैं फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये AD और BD इक्वल है, तो इसके अपोजिट और ये एंगल, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, दिस हैज टू बी 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको अगर y बोला तो ये भी y होगा, तो सिमिलरली आई कैन से दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू y, ठीक है। चलो ये लिख लिया मैंने। अब इसका रीजन भी सेम। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करो, तो अगर मैं इन ट्रायंगल ABD जाऊं, तो इन ट्रायंगल ABD, ये एक्स एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 2y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखा है, क्योंकि तुम देखो कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर एंगल ट्रायंगल ABD, तो ADC की वैल्यू कितनी है x, तो मुझे पता चल रहा है कि x की वैल्यू 2y के बराबर है, ठीक है। अब पूरे ट्रायंगल ABC को देखो, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो आई कैन से दैट इन ट्रायंगल ABC 75 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, एक y दूसरा x, तो दैट इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, x इक्वल टू 2y, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो x इक्वल 75 डिग्री आ गया इक्वल टू, हमें x निकालना है, तो यहाँ से y को पटक दिया अपन ने, y की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करने से क्या मिल रहा है, 75 इज इक्वल टू 3x by 2, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 75 इंटू 2 by 3, तो दिस इज 3 1 जा 325, तो 25 इंटू 2 50 डिग्री। भाई तुमने 30 डिग्री कैसे निकाला, बताओ मेरे को, या मैंने गलत किया, तुमने गलत किया, गलत तुमने किया होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है मेरी गलती भाई। हाँ 50 डिग्री किसी ने आंसर दिया, हाँ तेजस ने 50 डिग्री आंसर दिया, इसने सही दिया, तेरा रॉन्ग है। सौम्यश्री को समझ गए अपनी गलती, बाकी लोग मोहित और अमन, तुम्हारी गलती दिख गई क्या तुम्हें, तूने इक्वल कंसीडर नहीं किया, क्या इक्वल कंसीडर नहीं किया पता नहीं मुझे, जो भी किया होगा बट कुछ तो गलती हुई होगी तेरी, तो वो गलती आइडेंटिफाई करके पता चलनी चाहिए अपने को, है ना, तो गलत मत पढ़ना कुछ, ये आंसर आ गया, ठीक है। साइड्स इक्वल थे वो नहीं देखा था, तो फिर तूने डायरेक्टली एक्स इक्वल टू 30 कहाँ से बोला, पता नहीं क्या किया, एनीवेज आगे बढ़े, चलो और एक पूछ, चलो और एक क्वेश्चन, ये देखा जाए किसको है, इन द फिगर given below, given below equilateral triangle
EDC surmounts square ABCD square ABCD. Find the angle. Find the angle. Find the angle DEB. ये एंगल फाइंड आउट करना है DEB. ठीक है, दिस इज द एंगल वी आर सपोज टू फाइंड. और फिगर में मैं बनाता हूँ कि फिगर कुछ ऐसा है. ये स्क्वायर है, ये ABCD, दिस इज E. और इस E को अपन इससे ज्वाइन करते हैं. मतलब ये फिगर का ही पार्ट है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है. हाँ, तो अपने को DEB मतलब कौन सा एंगल दिए, इसको कुछ नाम दे देते हैं X. तो X क्या है ये बताना है. चलो सोचा जाए. इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल 60 डिग्री वगैरह वो सब पता होगा तुम्हें, इतना दिमाग को लगा. 45 mm का आया. फिर देखे तो मैंने गलती तो नहीं की ना. हाँ वैसे 45 गलत है. 45 बोला ना. एक मिनट लेट मी थिंक. नहीं सही होगा, 45 सही होगा. आई डोंट नो, देखते हैं. सही. फोर्टी फाइव आया ना. 45. अब सबका 45 आ रहा है. चलो हाँ. तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है. तो जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले दिमाग में 60 डिग्री का बल्ब जल जाना चाहिए. जैसे 60 डिग्री का बल्ब जले आंसर बहुत इजीली आ जाएगा. सॉल्यूशन. तो ये स्क्वायर होने के कारण ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल कितना है 60 डिग्री. ठीक है. हाँ 45 डिग्री सही आंसर होना चाहिए. दिस इज 60 डिग्री. अब क्यों 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब अगर मैं इसको y बोलूं, ठीक है ना, फिगर क्लमजी है थोड़ा सा. ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये इसको y बोलूं. क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये DC साइड ऑफ द ट्रायंगल है एंड दिस इज आल्सो साइड ऑफ द स्क्वायर. तो मैं बोल सकता हूँ कि DC के बराबर है एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू EC. तो अगर इसको मैंने y बोला है तो ये भी y होगा. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड है ना. तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स का मतलब नहीं 35 गलत है. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड का मतलब क्या हुआ, ये y तो ये भी y है ना. मैं लिख लूं क्या ये क्यों ऐसा लिखा था. these are nothing but sides of squares and triangle. अच्छा तो I can say angle CEB is equal to angle CBE. ठीक है. इक्वल टू मैंने y मान लिया. इसका रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. इक्वल साइड्स के अपोजिट है. ठीक है. अब अगर मैं ट्रायंगल में चले जाऊं, इन ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC में क्या दिख रहा है तुम्हें, y प्लस वाई प्लस ये. सो y प्लस वाई प्लस 90 प्लस 60 कितना है 150 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल्स हम प्रॉपर्टी लिखा है सिंपल.
तो एंगल फ्रॉम प्रॉपर्टी से यहाँ से 2y कितना आ गया इक्वल टू 30 डिग्री, तो y कितना आ गया 15 डिग्री। अब अगर y 15 डिग्री आ चुका है तो ये x दिख जाएगा तुम्हें, x कितना होगा, टोटल एंगल E कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब एक चीज और कि हमें अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है, तो ये तो अपन ने सिंपल 2-3 थ्योरम अभी लिखे, आगे और लिखेंगे। अगर मैंने तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैंने बोला कि ऑल द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसी चीज को अपन अभी प्रूव करना चाहते हैं। तो प्रूव दैट medians of an equilateral triangle are equal। है ना, और मीडियंस का मतलब मैंने क्या बताया था, मीडियंस मीन दी, तुमने बोला तो तुम्हें पता है, मीडियन का मतलब a side which is dividing the line which is dividing the opposite side into two equal parts, है ना। तो हमें प्रूव करना क्या है कि मीडियंस जो होती है ट्रायंगल की वो सारी की सारी इक्वल होती है। तो मैंने लिख ही लिया मीडियन का मतलब line vertex from a vertex of a triangle to opposite side which bisects it into two parts, between bisects it into two equal parts। बाइसेक्ट बोलने से ही इक्वल का फीलिंग आ जाना चाहिए, वो बाइसेक्ट का मतलब ही दो इक्वल पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो अब इसको प्रूफ करें फटाफट। तो ये ट्रायंगल ABC मैंने लिखा हुआ है और मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। तो AD इज द मीडियन। अब मीडियन का मतलब ये जो A वर्टेक्स से मैंने मीडियन बनाई टू द अपोजिट साइड, ये ऐसी लाइन है जो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब BD और DC इक्वल हो गया। फिर यहाँ से एक और यहाँ से, इसको B नाम दे दिया, इसको CF नाम दे दिया। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट AD is equal to BE is equal to CF, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया जाए, चलो कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला प्रूफ में कि इफ आई गो टू ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जाऊं, मुझे दिख रहा है ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल DEA, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? चलो देख के बताओ, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BE, तो ADC ये ट्रायंगल है, ठीक है, और BEA
हाँ, आइडेंटिफाई हुआ क्या, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? सोच के बताओ, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? अरे कोई कुछ बोला ही नहीं। एस एस एस, ये तो डायरेक्टली तीनों साइड को इक्वल कर दे रहा है। एस 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 से कैसे हो सकता है यार? बी और ए डी, ये तो प्रूफ करना है ना, तो तूने कैसे बोल दिया एस एस एस? आर एच एस, 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है? आयुष बेटा 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे? मोहित बोल रहा है साइड एंगल सेट। साइड एंगल सेट मेरे को सही लग रहा है, साइड एंगल सेट तो सही हो सकता है। हाँ सही होना चाहिए साइड एंगल सेट। आर एच एस बिल्कुल नहीं हो सकता। आर एच एस तो तभी दिमाग में आना चाहिए हमारे जब 90 डिग्री का एंगल दिखे, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात चल रही है, 90 डिग्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो थोड़ा अपन सोचे कि अपन क्या बता रहे हैं। हाँ, साइड एंगल साइड लुक्स करेक्ट। तो साइड एंगल साइड से कैसे हो गया ऐसा? ये इसलिए ऐसा हुआ कि अगर हम साइड डीसी को देखें, तो ये जो डीसी लाइन है ना, डीसी साइड है ना, ये किसके इक्वल है पता है क्या तुम्हें? ये ईए के इक्वल है। क्यों ईए के इक्वल है? सोचा जाए। क्योंकि देखो, डीसी को क्या लिख सकता हूं मैं? अच्छा, मुझे पता है कि बीसी किसके इक्वल है, बीसी और एसी इक्वल है कि नहीं है? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारी की सारी साइड्स बराबर होंगी। तो सारी की सारी साइड्स अगर बराबर है, बीसी और एसी बराबर है, तो मैं बीसी को क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ बीसी ऐसा लिख लेता हूँ, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड को, ऐसा लिख लेते हैं इसको कि BC और AC बराबर है, तो हाफ ऑफ BC शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और क्योंकि हम मीडियन की बात कर रहे हैं, तो मीडियन होने के कारण हाफ ऑफ BC का मतलब DC होगा, तो यहाँ से मिलेगा DC इक्वल टू EA। समझ में आना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना? ये AD मीडियन है ना, तो ये मिड पॉइंट है D, तो BD और DC बराबर होंगे। अब DC किसके बराबर है? हाफ ऑफ BC के, और ये हाफ ऑफ AC के, और BC और AC आपस में बराबर है, पहली चीज। दूसरा, कोई दो एंगल्स भी बराबर है। कौन से दोनों एंगल्स से पता है क्या? एंगल ACD, एंगल ACD। देखो एंगल ACD कौन सा? ये एंगल ACD। अच्छा, जब तुम कॉन्ग्रुएंसी लगाते हो ना, तो ये जिस तरह से मैंने वर्टेक्स के नाम लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने वर्टेक्स को इधर उधर हिला दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे ACD लिखा हुआ है, तो यहाँ से पहले A लिखा मैंने, फिर C लिखा, तो यहाँ से पहले B लिखूंगा, और फिर A लिखूंगा, और फिर E लिखूंगा। पहले A C फिर D, तो इसी ऑर्डर में B A E, इसी तरह से लिखेगा कॉन्ग्रुएंसी में, नहीं तो गलत पड़ा। तो ACD मतलब ये एंगल, और BAE का मतलब ये एंगल। तो हाँ, ये दोनों तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? दोनों 60 डिग्री के बराबर है, दोनों 60 डिग्री के बराबर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर दिमाग में चलना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। अच्छा, तो अब क्या हुआ? ये साइड हो गई, ये एंगल हुआ, फिर उसके बाद ए बी और ए सी तो बराबर है ही, तो मैं लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू ए बी। अब देखो, मैंने जैसे ए सी लिखा तो दो एंड वाले वर्टेक्स यूज किए, तो यहाँ पे बी ए या ए बी लिखूंगा, तो वो ऑलरेडी इक्वल है, गिवन। तो अब तुम्हें दिख रहा है किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? ये साइड, ये एंगल, और फिर ये साइड की। तो आई कैन से triangle ADC is congruent to triangle BEA by which test? By side angle side test, है ना? ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना समझ जाए, है ना? कुछ है नहीं वैसे इसमें ज़्यादा। किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको बोल दूँ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो AD का लेंथ होगा ये किसके बराबर होगा? BE के लेंथ के बराबर होगा। ऐसा क्यों? बाय CPCT। CPCT का मतलब, कोई CPCT का फुल फॉर्म लिखे? CPCT, ये CPCT का मतलब
अरे ऐसा क्या पूछा मैंने, लिखो लिखो लिखो। चलो कितने आंसर मिले, एक मिनट देखा जाए। सर एंगल एडीसी 90 डिग्री होगा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, बताता हूँ एक मिनट। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल गलत, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सही, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हाँ ये सब सही लिखा होगा। हाँ आई तेरे को बताता हूँ, अभी पहले ये लिख लो। तो इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये बस पता होना चाहिए अपने को, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हाँ ठीक है, चलो अब आयुष के डाउट पे आ जाते हैं। वो बोल रहा है कि एडीसी का एंगल 90 डिग्री हो क्योंकि इक्विलेटरल है। हाँ चलो वो भी बता देता हूँ। तभी वो क्या होता है ना कि मीडियन इक्विलेटरल, अच्छा ये पहले इसको कंप्लीट कर ले। तो एडी और बी क्या है, मीडियन का लेते हैं। तो सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन गेट एडी इक्वल टू सी एफ, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस AD इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एफ, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तेरा मीडियन और वो ऑल्टीट्यूड सब सेम हो जाता है। तो जो तू बोलना चाहता है दैट इज करेक्ट, कोई बात नहीं है उसमें। ये मीडियन है तो ये मीडियन ही ऑल्टीट्यूड होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा तो इसलिए आरएचएस बोल रहा था क्या, ठीक है देन यू आर करेक्ट। लेकिन एक मिनट, मैंने कौन से ट्रायंगल लिखे थे, एडीसी का। हाँ ठीक है, सही था, आरएचएस वाज करेक्ट। ठीक है, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया। अभी आरएचएस से भी कर सकते हो सिंस इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद, अच्छा कुछ तुमने ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटी रिलेशंस पढ़े होंगे, सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ऐसा कुछ। तो उसको देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। मैं थोड़ा सा पार्ट ऑफ ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करो, बाकी का फिर धीरे धीरे भी करेंगे। तो मैंने लिखा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी रिलेशंस इन अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इनइक्वालिटी रिलेशंस में क्या है, सबसे पहले अपने को पता है कि इफ आई राइट सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ द, अच्छा उससे भी पहले द एंगल और द लॉन्ग एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज लार्जर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इफ टू साइड्स, if two sides if two sides of a triangle are unequal, अगर ये दोनों, अगर कोई भी दो साइड्स अनइक्वल होंगी किसी भी ट्रायंगल की, तो आई कैन से दैट द लॉन्गर साइड
the longer side has greater angle opposite to it, है ना। जो भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होगा तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर, मतलब द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरे पास ट्रायंगल है, ये सब पढ़ा है हमने पहले, कोई नई चीज नहीं बताई जा रही यहाँ पे, जितना भी सब कुछ डिस्कस हो रहा है कहीं ना कहीं तुमने पढ़ रखा है पहले से। तो इफ इन दिस ट्रायंगल इफ आई से AC इज ग्रेटर देन AB, अगर मैंने बोला कि AC AB से बड़ा है तो इसी का मतलब क्या हुआ कि AC के अपोजिट, ये AC साइड है, इसके अपोजिट ये एंगल है, तो ये एंगल बड़ा होगा AB के अपोजिट जो एंगल है दैट इज दिस एंगल। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC is greater than angle AC. So the side which is longer has greater angle opposite to it, है ना। ये तो फर्स्ट इनइक्वालिटी रिलेशन हुआ। फिर सेकंड का ठीक है, सेकंड रिलेशन क्या है कि इफ आई सम ऑफ दिस सम, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ इसको, इसका प्रूफ तुमने पढ़ रखा होगा, अब वो डिस्कस करने का टाइम नहीं है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स, the sum of any two sides of a triangle, sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, है ना। तो दिस इज द, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत यूज भी किया होगा शायद तुमने, कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं किसी भी दो साइड्स का सम करूं, तो लाइक AB प्लस AC लिखा मैंने, तो AB प्लस AC क्या है, सम ऑफ द टू साइड्स, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फिर उसी तरह से अगर मैंने लिखा कुछ AB प्लस BC, तो ये सम ऑफ द टू साइड्स है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड व्हिच इज AC। फिर अगर मैंने लिखा AC प्लस BC, तो AC प्लस BC क्या होगा, तीसरे साइड से बड़ा होगा, मतलब सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। उसी तरह से डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में द थिंग इज कि डिफरेंस इज लेस देन द थर्ड साइड, तो वो भी लिख लिया आपने। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, दैट इज द डिफरेंस between any two sides of a triangle is less than its थर्ड साइड से छोटा हो, ठीक है। तो फिर से फॉर अ ट्रायंगल हाउ कैन आई राइट दिस, अगर मैं AB लिखूं, ये C लिखूं, तो क्या है, अब डिफरेंस जब बोलते हैं ना तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब अगर मैंने मैथमेटिकली डिफरेंस की बात करी तो डिफरेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इन द सेंस डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट AC माइनस मान लो AB, तो AC माइनस AB क्या, डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, दिस इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कौन सी है, BC, ये BC से छोटा होगा। फिर उसके बाद अगर मैंने लिखा BC माइनस AC, तो ये AB से छोटा होगा, और अगर मैंने लिखा BC माइनस AB, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन BC, ये AC से छोटा होगा।
तो डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, चलो अभी कुछ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने लिखा कि it is not possible, it is not possible to construct a triangle, a triangle, it is not possible to construct a triangle when its sides are, when its sides are, ठीक है। तो देखो मैं साइड्स लिखता हूँ, तुम्हें ये बताना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इफ आई राइट ए ऑप्शन, मैंने लिखा 8.3, ये साइड्स का लेंथ लिखा हुआ है, सेंटीमीटर मान लो। देन आई राइट 3.4 एंड 6.1, तो क्या यहाँ से ट्रायंगल बन सकता है? फिर मैंने बी ऑप्शन लिखा 5.4, 2.3, 3.1। फिर मैंने सी ऑप्शन लिखा 6, 7 एंड 10, एंड इफ आई राइट डी ऑप्शन 3, 5 एंड 5। तो तुम्हें क्या बताना है? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन इट्स साइड्स आर। बी बोल रहे सब, बी बी बी। अब किसी ने डी भी बताया। सोच के बताओ। सम ऑफ द टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इस लॉजिक का यूज करो, है ना। सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर तुम बी ऑप्शन बोल रहे हो तो बी ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या होगी? इन दोनों का सम करेंगे तो 2.3 प्लस 3.1 कितना आ रहा है? 2.3 प्लस 3.1 इज इक्वल टू हाउ मच? 5.4। तो ये 5.4 मतलब ये तो थर्ड के बराबर आ गया। 5.4 इज नॉट ग्रेटर देन 5.4, तो बी आंसर होना चाहिए, राइट। डी में क्या प्रॉब्लम है? इक्वल हो ही नहीं सकता सम, मैंने वही तो पता है तुम्हें, इक्वल हो ही नहीं सकता। 5.4 इज ग्रेटर देन 5.4, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चारों में से कौन से केस में ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बी में नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि 5.4 इज नॉट ग्रेटर देन 5.4, ये इनइक्वालिटी रॉन्ग है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें पूछा गया कि कौन से केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इन ऑप्शन बी ट्रायंगल नहीं बन सकता। और उसका रीजन क्या अपने पास? ये रीजन है कि अगर किसी भी दो साइड्स का सम करेंगे तो वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए, इक्वल भी नहीं आ सकता, है ना। डी में प्रॉब्लम नहीं है, 5 प्लस 3 8 करेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 5, 5 प्लस 5 करेंगे 10, 10 इज ग्रेटर देन 3, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम उस तरह से, है ना। चलो फिर क्वेश्चन करेंगे। जस्ट अ मिनट।
एक मिनट रुक जाओ। चलो मैंने क्वेश्चन लिखा फिर से। क्वेश्चन लिखा, इन फिगर if QT is perpendicular to PR, ठीक है, and angle TQR is equal to 40 degree and angle SPR is equal to 30 degree, then y is, तुम्हें बताना y कितना होगा। ठीक है, मैं फिगर बना रहा हूँ। तो फिगर कुछ इस तरह से, ये P, ये Q, ये R, ये S, ठीक है, ये T, ये 90 डिग्री है, और क्या गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, दिस इज 40 डिग्री। चलो ट्राई करो। y के एंगल है, सॉरी y तो मैंने मार्किंग, ये y, एक आंसर है मेरे पास 80 डिग्री, दूसरा आंसर है 100 डिग्री। एट्टी आया ना? एट्टी डिग्री ज़्यादा 80 डिग्री सही आंसर है। तो अगेन वेरी इजी, कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, वी हैव बीन गिवन PQR इज 40 डिग्री, SPR कितना है 30 डिग्री, देन y इज इक्वल टू, तो एक तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल 50 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से पता चल रहा है सोल्यूशन कि y इज इक्वल टू 30 प्लस 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री इज द आंसर। कोई बात नहीं, सॉरी क्या बोलते, चलो ठीक है। अब ट्रायंगल में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने कभी तो भी ये भी पढ़ा होगा, व्हाट यू कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं अभी मिड पॉइंट थ्योरम का डिस्कशन करता हूँ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो करते ही रहोगे। हाँ तो मिड पॉइंट थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। तो जो भी है नेक्स्ट थ्योरम, नाम नंबर जो भी लिखना होगा, आई वुड राइट दिस एज मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूज भी काफ़ी होता है, और इसके डिफरेंट यूजेस भी देखेंगे हम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें वी नो दी टू मिड पॉइंट, चलो मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ पहले, दैट इन अ ट्रायंगल the line segment joining the two
joining the midpoints of any two sides, midpoints of any two sides is parallel is parallel to the third side is parallel to the third side and equal to half of it and is half of it. ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो फिगर से कैसे समझे इसको, मैं प्रूफ नहीं करूंगा इसका, मैं बस बताऊंगा। प्रूफ वगैरह तुमने पहले पढ़ा। तो ये बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। तो अपन ने ले लिया ए बी का मिड पॉइंट, बोल दिया डी, ए सी का मिड पॉइंट ले लिया ई, और अगर इसको ज्वाइन किया डी और ए को, तो ये क्या बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स व्हिच इज डी, सो डी इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये ए सी के पैरेलल हो जाएगा, सॉरी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इट सेज, ये तो फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकंड रिजल्ट ये बोल रहा है कि ये जो डी का लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, है ना। प्रूफ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट हम यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, दैट इज द केस। अच्छा, इसका कॉन्वर्स भी होता है। कॉन्वर्स क्या होता है? कॉन्वर्स मतलब वही उल्टा, तो उसको भी लिख लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिस इज वेरी इजी। तो नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अब की बार ये नहीं पता कि मिड पॉइंट का मतलब डी और ई मिड पॉइंट यहाँ पे पता थे, तो डी एंड ई इज मिड पॉइंट, ये गिवन था इन दिस केस, है ना। ये मिड पॉइंट है, ये पता था ए बी और ए सी का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। अब की बार क्या है कॉन्वर्स में कि एक मिड पॉइंट पता होगा और ये नहीं पता कि दूसरा मिड पॉइंट है, तो वही प्रूफ करना होता है। तो आई कैन से द लाइन ड्रॉन, अब अपन यूज करेंगे उसका उल्टा। ऊपर में हमने प्रूफ क्या किया कि लाइन पैरेलल है, अब अपन बोल देते हैं कि लाइन पैरेलल है तो वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी। सो द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट through the midpoint of one side of a triangle, through the midpoint of one side of a triangle parallel to the third side, parallel to the another side, not third side, parallel to the another side, bisects, फिगर से समझेगा कि bisects the third side, bisects the third side। ठीक है, ये तो अब इसमें क्या बोलने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, सो अगर मैंने इसमें बोला लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते हैं डी को। ठीक है, तो लिख लिया हमने डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बस इतना ही पता। तो यहाँ से जो भी लाइन बनाएंगे पैरेलल टू दी अनदर साइड, तो यहाँ से अगर मैंने एक लाइन बनाई डी ई और डी को कैसे बनाया, पैरेलल बनाया, तो नाउ इट इज गिवन कि सबसे पहले डी इज मिड पॉइंट और दूसरा क्या गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये हमने ऊपर में प्रूफ किया था, अब की बार ये तो पता ही है कि डी पैरेलल। तो अगर ऐसा है तो
तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर E is midpoint of AC. ये इसका कंक्लूजन है थ्योरम का। E is midpoint of AC. This is the conclusion. ठीक है, तो मैंने थ्योरम को इन शॉर्ट समझा है। अच्छा, अब तुमने इस मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके काफी सारी चीजों को समझा होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट थिंग क्या है कि अगर अपन कोई एक क्वाड्रिलैटरल कंसिडर करें, है ना, तो क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो फिगर बनेगा उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आई एम सेइंग दैट इफ आई हैव अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, ये मिड पॉइंट्स मान लेते हैं, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इफ आई से ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल और ये पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी जो भी लिखा है, तो क्या आप बोल सकते हो कि पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस किस तरह का क्वाड्रिलैटरल है, पी क्यू आर एस किस तरह का क्वाड्रिलैटरल है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल, हाँ कोई बता सकते हैं, ए बी इज अ क्वाड्रिलैटरल एंड P, Q, R, S are midpoints of its sides. रेक्टेंगल बोल रहा है सोमेश्वरी, आयुष पैरेललोग्राम बोल रहा है, और क्या, और किसी के पास कोई आंसर। बाहर वाला क्वाड्रिलैटरल से भी पता, और मैंने बोला है कि अच्छा पी क्यू आर एस के बारे में रेक्टेंगल बोल रहा है, ओके, आयुष ने पैरेललोग्राम बोला है। हाँ, और किसी के पास कुछ आंसर। तो अगर एबीसीडी कोई क्वाड्रिलैटरल है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड, then quadrilateral PQRS is a parallelogram, then PQRS is a parallelogram। पैरेललोग्राम को मैं शॉर्टकट ही ऐसे लिखता हूँ। क्यों पैरेललोग्राम सोचा जाए, इसलिए पैरेललोग्राम क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से ये बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव हो जाएगा, अभी देखो, जिनको नहीं समझना है। ठीक है, सबसे पहले तुम ये देखो कि अगर मान लो मैंने एसी को ज्वाइन कर दिया, है ना, एसी को ज्वाइन एसी, अगर जैसे मैंने एसी को ज्वाइन किया तो अब इसके बाद तुम ट्रायंगल एडीसी में चले जाओ या ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी क्या मैं देख सकता हूँ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। तो अगर पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या ये बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, PQ is parallel to AC by MPT। MPT का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से PQ is parallel to AC। एनी डाउट, कोई डाउट इसमें है क्या, नहीं होना चाहिए, सिंपल सा मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब अगर PQ AC के पैरेलल है तो ये इसको अपन बोल देते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 या इक्वेशन 1। अब उसी तरह से तुम ट्रायंगल एडीसी में जाओ। इन ट्रायंगल एडीसी मुझे दिख रहा है एस एन आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है कि नहीं। तो अगर एस और आर मिड पॉइंट्स है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ
अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम कि SR इज पैरेलल टू AC, ये इंपॉर्टेंट है, SR इज पैरेलल टू AC बाय अगेन मिड पॉइंट थ्योरम, इसको 2 बोलिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर SR पैरेलल टू AC है, PQ पैरेलल टू AC है, तो 1 एंड 2 से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं? 1 एंड 2 से ये इंप्लाई कर सकते हैं क्या कि PQ विल बी पैरेलल टू SR। चलो देखो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं समझा होगा तो पूछो। अरे कोई कुछ बोला ही नहीं, सब ठीक ना? कि बोर हो गए, कि कुछ अलग पढ़ाने लग गया, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। अरे किसी ने कुछ बोला ही नहीं। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। अब PQ पैरेलल टू SR समझ में आ गया हमारे। अब तुम दूसरे जगह पे जाओ। अब इसी चीज का यूज करके हम सिमिलरली ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं BD को ज्वाइन कर दूं तो PS विल बी पैरेलल टू QR। तो आई कैन से सिमिलरली by joining BD we get क्या मिलेगा? PS is parallel to QR, we get PS is parallel to QR, that is equation number 4। क्या हो गया? PS is parallel to QR। अब अगर PS is parallel to QR तो क्या इक्वेशन 3 एंड 4 से ये बोला जा सकता है? इक्वेशन 3 एंड 4 implies PQRS is a parallelogram। क्यों पैरेललोग्राम है? फिर सोचो, इसलिए पैरेललोग्राम है क्योंकि PQRS क्वाड्रिलेटरल में हमने ये प्रूव कर दिया कि इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो सिंस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, इसीलिए इसको हम पैरेललोग्राम घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर? यस किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर मैंने ये प्रूव कर दिया बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट विल बिकम अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो तो अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि बाहर में अगर क्वाड्रिलेटरल है तो अंदर पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, अब बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल को मान लो मैंने बना दिया तो कुछ रोम्बस, लेट्स से कि अब की बार मैं बोलता हूँ कि ये जो फिगर बन रहा है, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो ABCD मैंने बनाया
ए बी सी डी, ठीक है। तो नाउ आई एम क्लेमिंग दैट ए बी सी डी इज रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस सबको पता होगा, ठीक है, रोम्बस है। देन अगर ए बी सी डी रोम्बस है, तो अगर मैंने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला साइड क्वाड्रिलेटरल देखा, ये अगेन सेम। अब की बार ये बताओ कि अब की बार पी क्यू आर एस क्या बनेगा, एंड पी क्यू आर एस आर इट्स मिड पॉइंट, देन पी क्यू आर एस इज, क्या बनेगा पी क्यू आर एस, अब बताओ। ये पी क्यू आर एस दिख रहा है तुम्हें, पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम मत बोल देना कोई, पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा, अभी ऊपर वाले पॉइंट से बना दिया। अब की बार मैंने बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल को कुछ और स्पेशल बना दिया, और वो स्पेशलिटी क्या है उसकी कि वो रोम्बस है। तो अगर बाहर में रोम्बस है तो अंदर में जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बनेगा, ये दिमाग लगाना है। तो अब मैंने बोला रेक्टेंगल, आयुष ने भी बोला रेक्टेंगल, इसको प्रूफ करके दिखाओ ना, रेक्टेंगल कैसे आएगा। रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूफ कर, अच्छा पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो अभी कोई बड़ी बात नहीं, ऊपर ही प्रूफ कर दिया। अब उस पैरेललोग्राम को स्पेसिफिकली रेक्टेंगल है ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे तुमने आंसर दिया जो कि बिल्कुल सही है, देन पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनेगा। कैसे बनेगा रेक्टेंगल, अच्छा पैरेललोग्राम प्रूफ करने में अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, वो अभी अपन ऊपर ही प्रूफ करके आए, ठीक है। पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम which is already proved from 1.1। अब इसको खासियत क्या है कि इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना, मतलब ये रेक्टेंगल होता है अंदर में। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने का मतलब पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करने का तरीका क्या है, फिर से वही काम करना पड़ेगा कि अगर मान लो मैंने बी डी को ज्वाइन कर दिया और ए सी को ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट को ओ नाम दे दिया, इसको कुछ एम नाम दे दिया और इसको कुछ एन नाम दे दिया, ठीक है। अब ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना है यहाँ पे, ठीक है। ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो मुझे दिख रहा है कि क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, क्यू आर बी डी के पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और वहां से मैं बोल सकता हूँ कि क्यू एन इज पैरेलल टू एन ओ, है ना। अगर पूरा लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो उसका छोटा सा सेगमेंट भी तो पैरेलल होगा, क्यू एम इज पैरेलल टू एन ओ, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसी तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है इट इज पैरेलल टू ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं कि ये जो क्यू एन साइड है ये ओ एम के पैरेलल होगा। तो आई कैन से क्यू एन इज पैरेलल टू ओ एम, इसको नाम दे दिया 2। अब इस 1 और 2 से क्या घोषित कर सकते हैं, ये 1 और 2 ये बता रहा है अपने को कि जो शेडेड क्वाड्रिलेटरल है ना वो एक पैरेललोग्राम है, सही बात, ठीक है। तो ठीक है, तो आई कैन से दैट ओ एन क्यू एम इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स बराबर होने चाहिए, इससे अपोजिट एंगल्स है, देयरफॉर एंगल, ये ना अपोजिट एंगल, ये मैं पिंक में मार्क करूंगा, ये और ये अपोजिट एंगल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये अपोजिट एंगल्स बराबर है so I can say that angle M
या एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन क्यू एम। ठीक है, इसका रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब ये देखो कि एबीसीडी रोम्बस है, तो एबीसीडी रोम्बस होने के कारण रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं? दोज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। सो आई कैन से दैट एंगल MON इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, वो ओ पॉइंट जो है डायगोनल्स का परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्ट ये मीटिंग पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर होगा, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर एंगल NQM इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बस NQM को देखो, वो PQRS का एंगल है, और PQRS का एंगल को अगर मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो इसी तरह से सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव किया जा सकता है। सिमिलरली एंगल P is equal to angle Q is equal to angle R equal to angle S equal to 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए, तो ये पैरेललोग्राम तो है ही है और सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। देयरफॉर PQRS is a rectangle। PQRS is a rectangle। ठीक है, तो अगेन एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू से मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। कुछ ट्रेपेजियम में इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, उसमें और भी केसेस होते हैं, वो अभी ट्रेपेजियम में कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ट्रेपेजियम में क्या है कि अगर मैंने बोला, कुछ ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, है ना। ये ट्रेपेजियम ज़्यादा बड़ा होगा। So A, B, C, D, दिस इज माई ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एक लाइन बनाई। ट्रेपेजियम का मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल है। इसको E नाम दे दिया, इसको F नाम दे दिया। ठीक है, तो हियर E and F are midpoints of midpoints, ठीक है, of AD and BC respectively। ठीक है, and obviously ABCD is trapezium is trapezium। तो कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि अगर ऐसा है तो ये EF लेंथ किसके बराबर होगा? कोई मुझे ये बता दे कि EF किसके बराबर होगा। कैन यू टेल मी, अगर ये E और F मिड पॉइंट है तो EF किसके बराबर होगा? अगर तुमने पढ़ा है तो शायद तुम्हें पता होगा, तो तुम बता सकते हो। वन बाय टू टाइम्स ऑफ AB प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ BC। ठीक है, तो दैट इज करेक्ट कि अगर E और F मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC है एंड ABCD इज अ ट्रेपेजियम,
तो आई कैन डेफिनेटली से कि ये जो EF होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD. Also this EF is parallel to AB, है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है कि EF AB के पैरेलल होगा एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD. अब इसका प्रूफ मतलब ये तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि ये प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हो जाएगा. कैसे होगा, चलो थोड़ा आइडिया देता हूँ. तो प्रूफ करने के लिए क्या है कि फिगर को फिर से बनाना. A B C D, this is EF. ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले B और E को ज्वाइन कर लिया और जैसे B और E को ज्वाइन कर लिया इसको एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, एक्सटेंड करके ये मान लेते हैं इस पॉइंट पे मीट कर रहा है. लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट F हो गया ना, तो कुछ P ले लेते हैं, P पॉइंट. अब ऐसा करने के बाद तुम सोचो अभी कि ये दोनों पैरेलल है. ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट बताता हूँ अभी कि क्या होने वाला है. E और F मिड पॉइंट गिवन है, तो अगर मैं ट्रायंगल PBC में देखूं तो इन ट्रायंगल PBC क्या हो रहा है, F इज मिड पॉइंट. ठीक है, नहीं ऐसा करने से अच्छा कॉन्ग्रुएंसी से कर लेते हैं. ऐसा नहीं कर पाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी से करते हैं. कॉन्ग्रुएंसी से कैसे करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट. which are those two triangles, triangle AEB and triangle DEB. So I can say triangle AEB is congruent to triangle DEB. चलो बताओ किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल्स, सोचो और बताओ. AEB and DEB, by which test are these two triangles congruent? साइड एंगल साइड AAS और ASA, तीन टेस्ट. माय गॉड, तीनों टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है, मतलब सबने अलग अलग आंसर दिए ऑब्वियसली. तो कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए तुम इसको इस तरह से देखो कि ये पैरेलल है इसके, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, राइट. और ये बराबर है और ये दोनों एंगल फिर बराबर हो जाएंगे. तो ये कौन सा टेस्ट होगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट. तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, है ना. साइड एंगल साइड नहीं होगा, एंगल साइड एंगल होगा. अब AS भी बोल सकते थे. AS मतलब यहाँ से ये दोनों एंगल को देखते हुए बोला जा सकता है, बट ठीक है मैंने AS से लिख दिया. अब अगर ऐसा है तो क्या बोला जा सकता है यहाँ से कि AB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू DP. PED इज इक्वल टू एंगल AEF. AEF कैसे हो सकता है, PED और AEF नहीं होगा, वो PED और AEB होगा. AEF कहाँ से आ गया, है ना, वो अलग ही कुछ चलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. हाँ, तो AB और DP ये बराबर होंगे बाय CPCD, है ना. और दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन, ये जो B लेंथ होगा ये भी बराबर होगा किसके, B लिखा है तो यहाँ से EP या PE लिखेंगे, या EP लिखा या PE लिखा, है ना. ये बाय CPCD आ गया. तो अब अगर ऐसा है तो अब हम सोचेंगे आगे का. ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर लेते हैं. तो इन ट्रायंगल BPC
ट्रायंगल बीपीसी में क्या है, तुम ध्यान से देखोगे तो ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं, एक तो एडी का मिड पॉइंट है, सॉरी एडी कहाँ से आता है, मिड पॉइंट ऑफ ये पीबी एंड बीसी। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि ईएफ इज पैरेलल टू पीसी, ईएफ इज पैरेलल टू पीसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम एनपीटी। और ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ईएफ लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीसी। ये दोनों मिड पॉइंट थ्योरम से कंक्लूड कर लिया। अब जैसे मैंने ईएफ पैरेलल टू पीसी बोला, तो ईएफ अगर पीसी के पैरेलल है तो वो डीसी के भी पैरेलल है, तो कोई सिंपल सा लॉजिक है। ये बोल रहा है कि ईएफ इज पैरेलल टू डीसी। अब अगर ये डीसी के पैरेलल है तो एबी के भी पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीसी और एबी आपस में पैरेलल है, तो डीसी और एबी अगर आपस में पैरेलल है तो ये आ जाएगा ईएफ इज पैरेलल टू एबी। ठीक है, चलो अब ये अगर हो गया तो ये पार्ट अपन ने प्रूव कर लिया कि ईएफ इज पैरेलल टू एबी। अब इसका यूज करके जो ईएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीसी है ना, वहां से दूसरी चीज भी प्रूव हो सकती है। कैसे? तो इसके साथ आगे लिखा जाए कि ईएफ किसके बराबर है, हाफ ऑफ पीसी के बराबर है। अब पीसी को कितना लिखा जा सकता है, पीडी प्लस डीसी, तो इसको लिखा पीडी प्लस डीसी। ठीक है, दैट इज नथिंग बट ईएफ। ओके, अब ये पीडी प्लस डीसी आ गया। अब तुम देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पीडी का मतलब AB लिखा हुआ है ना, तो PD को हम लिख सकते हैं AB, तो ये आ गया हाफ ऑफ AB, और ये DC है, तो बस यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, हेंस। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, होपफुली किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम इसलिए डिस्कस किया कि दैट इज इम्पोर्टेंट। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और फिर क्या करेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की भी बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो एक सेकंड, इसको मैं ट्रायंगल्स कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास से ट्रायंगल्स का ही कंटिन्यूएशन करेंगे, जिसमें आगे अपन सिमिलरिटी, फिर सिमिलरिटी के बाद बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वगैरह होता है, वो भी डिस्कस करेंगे, मतलब थेल्स थ्योरम होता है जो इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, किसी को प्रॉब्लम? मैं अभी यहीं पे रुकूंगा, आई स्टॉप हियर होगी। आज का क्लास यही खत्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द अदर थिंग्स। ठीक है, एंड विल कंटिन्यू विद ट्रायंगल्स ओनली। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके देन, थैंक यू एंड बाय एवरीवन। आई शेयर दी पीडीएफ, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू।